काय काय बिरयानी खजाना खजाना वो टीचर आएगा जस्ट अ मिनट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? Hear me and see the screen. पता बेटी हाँ, सस्ते बटन आ वही सो हम अपना माइक, अच्छा ठीक है, कर लिया तुमने, ठीक है। ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने जो पढ़ा था, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है आप लोगों को कि उसमें क्या चीज समझना है? ठीक है, ऑफ कोर्स मैथमेटिकल डेरिवेशंस एंड ऑल वो सब की बैकग्राउंड में तो नहीं जाएंगे हम लोग, बट जो कॉन्सेप्ट है उसका जितना इम्पोर्टेंस हमारे सिलेबस में है उतना आपको समझ में आना चाहिए। देन आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे, आप लोगों ने होमवर्क में वो ट्राई करे क्वेश्चंस बुकलेट में से? राइट और नॉट? ठीक है, ऑलराइट। सो अब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दैट इज द नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम, द लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम। एंड वो डिस्कशन के लिए आप यहाँ पे नोटिस करना, समझना, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे एक फाउंडेशन ले करेगा, कैसे एक हेल्प करेगा। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपको स्टेटमेंट याद है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? कैन एनीवन टेल मी दैट स्टेटमेंट अगेन? So the statement is that it is not possible to determine the exact position and exact momentum of a particle simultaneously. Correct. Now, अब नोटिस करना, जब मैं बोर्स मॉडल के बारे में बात करता हूं और बोर्स मॉडल में मैं एक इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने की बात करता हूं, तो मैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट कर दूंगा। कैसे? आप नोटिस करना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन का पाथ पता है, जो कि बोर्स मॉडल कहता है that I know the electron would travel in this circular path, then at a given time, at a given instant, I would know the exact location, and next instant of time पर मुझे next location भी पता होगी। तो अगर मुझे
इनिशियल लोकेशन पता है, फाइनल लोकेशन पता है, ठीक है, नेक्स्ट इंस्टेंट इन टाइम पर, तो मुझे डायरेक्शन भी पता होगा। अगर मुझे डायरेक्शन पता है और मुझे स्पीड पता है, तो मतलब मुझे वेलोसिटी भी पता होगी। वेलोसिटी पता है तो मुझे मोमेंटम भी पता होगा। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दैट मुझे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों पता है, बट दैट इज नॉट अलाउड एज पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, दोबारा एक बार रिपीट करूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक वेल डिफाइंड पाथ में जा रहा है, ठीक है, इफ इट इज ट्रैवलिंग इन एनी वेल डिफाइंड पाथ, ठीक है, नॉट जस्ट सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, कोई सा भी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कोई सा भी पाथ में इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, तो मैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट कर दूंगा if I am able to define that path. क्यों? Because if I define a path, then I know the position which is right now, the position which will be at the next instant, and hence the direction, the velocity and the momentum, which is not applicable or which is not allowed as per Heisenberg's uncertainty principle. So Heisenberg's uncertainty principle क्या करता है? It has a very, very important implication on Bohr's model. Heisenberg's uncertainty principle discards the concept of orbit. It discards a well-defined path of an electron around the nucleus. It says कि हम इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पाथ के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है? So what it says is that we will not be able to visualize or describe the exact path of an electron around the nucleus. A new concept of probability has to be introduced if we want to talk about the location of electron around the nucleus. We will not be saying that इस exact path को follow करता हुआ electron रहेगा, नहीं, rather अब हम लोग probability के terms में बात कर पाएंगे, बोल पाएंगे that हाँ exactly तो नहीं कह सकते, but ज़्यादा chance है, ज़्यादा likelihood है, ज़्यादा probability है that electron इस लोकेशन पर या इस रीजन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में आया स्टेटमेंट क्या बोला मैंने? अब इसी में आगे नोटिस करना, ऐसे रीजन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय ज्यादा? मोर देन 90%। ऐसे रीजन्स को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। So a concept of orbitals gets introduced. Concept of orbits gets discarded. A newer concept, a concept of orbitals is now introduced. Now, what do I mean by this orbitals? थोड़ा सा और डिटेल में मैं बात करता हूँ आपके साथ में. Let me differentiate between orbits and orbitals. Orbit क्या था? Orbit was a well-defined path that the electron would follow around the nucleus. ये मेरा orbit था. Orbital में क्या बोल रहा हूँ? Orbital कोई path वाथ नहीं है. ये क्या है? एक region है, 3-dimensional region है around the nucleus, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज्यादा होता है. The probability is more than 90%. ठीक है, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है more than 90%. यहाँ से हटा देते हैं. ठीक है, ऑर्बिट्स जो होते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बात कर पाते हैं. ठीक है, 2-डायमेंशनल मोशन के बारे में बात कर पाते हैं. जैसे बोर्स मॉडल में हमने देखा कि न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट विल बी द मोशन दैट विल बी और द पाथ दैट विल बी फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन. बट जब मैं ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करता हूं, तो ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट में नोटिस करना, मोशन या फिर एक वेल डिफाइंड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बिकॉज इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मान लो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, न्यूक्लियस जो है वो ओरिजिन पर है, ठीक है, देन उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हम लोग ढूंढेंगे. ठीक है, हम लोग नहीं ढूंढेंगे, जिन लोगों ने ढूंढी हुई है उन लोगों ने ढूंढ के हमें रिजल्ट बता दिए, हम लोग रिजल्ट नोटिस करेंगे. तो उन लोगों ने नोटिस करके बताया हमें कि इन रीजन्स में, ठीक है, जहां पर मैं ऐसे डॉट्स बना रहा हूँ, ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, जितना इनका डेंसिटी रहेगा, जितना ये ज्यादा क्लोज डॉट रहेंगे, उतना ज्यादा चांस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन रहेगा. ठीक है, जितना ये दूर दूर रहेंगे, ठीक है, उतना कम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो एक ऐसा रीजन जिसके अंदर 90% प्रोबेबिलिटी कवर हो जाती है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल. ये एक कॉन्सेप्ट अब मैं आपके साथ में इंट्रोड्यूस करूंगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको? हाउ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज changing our way of thinking, changing our way of talking about the structure of atom. ठीक है, हाँ, कुछ डाउट है तो फटाफट पूछो. हेलो सर. हाँ, थोड़ा तेज बोलो. हेलो. हाँ, सर, अगर ऑर्बिटल्स में डील कर रहे हैं तो फिर एनर्जी लेवल्स कैसे डिफाइन करेंगे? अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव रहेगा, एक अलग पूरी मैथ्स रहेगी उसके बिहाइंड. ठीक है, which will help us understand these properties associated with electrons like energy, momentum. ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनका कैलकुलेशन अब अलग तरीके से रहता है, बिकॉज यहां पर द वेव नेचर हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. Yes, दैट sir. इज व्हाट वी स्टार्ट विद. Yes, sir. Thanks. हेलो सर. हाँ, बोलो. सर, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाँ, तो मैं वो बताऊंगा आपको. एक्चुअली बताऊंगा नहीं, सिर्फ इतना बोलूंगा कि जिन लोगों को कैलकुलेट करनी आती है उन लोगों ने कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट बताया हुआ है, हम लोग रिजल्ट ही नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है. लाइक यू डोंट नीड टू डू द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. हाँ, थोड़ा सा आप लोग बाद में इंटीग्रेशन वगैरह सीख जाओगे 12th क्लास में, तो फिर भी एक चांस होगा, एक कोशिश होगी कि आप लोग खुद से प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन कर पाओ, बट वो भी बहुत सिंपल केस में. ठीक है, नॉट इन एनी केस. एक सिंपल केस के अंदर आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, बट ठीक है, कीप दैट क्वेश्चन इन हैंड. सर, और एक डाउट था. हाँ, सर, बोलो. वो जो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ z/n, तो हाँ, उसमें v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है या वेलोसिटी? स्पीड रहता है ना, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा आपको. यस सर. थैंक यू सर. नाउ यहाँ पर नोटिस करना भार्गवी, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्यों नहीं डिफाइन है? बिकॉज अगर हम मोशन डिफाइन करते हैं तो फिर हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट कर देंगे. ठीक है, आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा इसलिए आपको समझ नहीं आया होगा, बट स्टार्टिंग के 10 मिनट हमने यही बात करी थी, that why Heisenberg's uncertainty principle discards the concept of orbit, why it discards the concept of any well-defined path of the electron, because by describing a path we are mentioning that we know exact position as well as exact direction or exact momentum of the particle simultaneously, which is not allowed as per Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है,
सो क्योंकि हम लोग ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं, एक वेल डिफाइंड पाथ के बारे में नहीं बात कर पाएंगे, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है, डेफिनेटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा दैट हु इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाउ डिड दे कैलकुलेट द कॉन्सेप्ट, हाउ डिड फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो ये सब अभी के लिए आई वुड not go into the details, we will not be able to talk about or the calculation of the probability। अभी ये मान के चलते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मैथमेटिक्स करी, कुछ इक्वेशंस लगाई जिसमें वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है, दोनों को एक्सप्लोर किया गया, कुछ लॉज बनाए गए एंड उनके बेसिस पर ये कैलकुलेशन करी गई। ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी ऑफ दिस डिटेल, ठीक है, आई एम स्ट्रेट अवे ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि ठीक है, ऐसे कुछ रीजन होते हैं अगर जिनमें इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो वो रीजन कैसे दिखते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, अभी अमोद का एक और डाउट है। अमोद इज सेइंग सर इफ बोर्स थ्योरी इज रॉन्ग देन हाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज एबल टू वैलिडेट इट। सो यहाँ पे अमोद ध्यान से समझना सुनना, बोर्स थ्योरी वाज नॉट रॉन्ग, बोर्स थ्योरी वाज इनकम्प्लीट। Bohr's theory was a very good, in fact an excellent theory that helped us to understand a single electron atom like hydrogen, and even understand, or you can say validate, some finer experimental details like atomic spectrum about it। ठीक है, बोर्स मॉडल से हमें काफ़ी सक्सेस मिली, हमें काफ़ी अच्छे से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझ में आया, उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आई एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम जैसा एक्सपेरिमेंट भी हम लोग एक्सप्लेन करके समझ पाए। सो बोर्स मॉडल वाज अ बिग सक्सेस। हाउएवर जैसे जैसे और साइंस प्रोग्रेस करती गई, हमें और चीज़ें समझ में आने लगी, हम और एक्सपेरिमेंट्स करने लगे और डेटा गैदर करने लगे, तो बोर्स थ्योरी में, बोर्स मॉडल में हमें छोटे छोटे ड्रॉबैक्स मिलने लगे। ठीक है, मैं थोड़े टाइम में बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक के बारे में जिसको जीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, बट वो मैं थोड़े टाइम बाद बात करूंगा, अभी उसका टाइम नहीं है। तो छोटे छोटे ऐसे ड्रॉबैक्स मिलने लगे। ठीक है, एंड इनफैक्ट उन ड्रॉबैक्स के साथ साथ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गए, जिन्होंने बोला कि बोर्स मॉडल जो है वो आधी पिक्चर है। क्योंकि बोर्स मॉडल क्या कर रहा है, बोर्स मॉडल सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अगर आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो आपको वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों को अकाउंट में लेना पड़ेगा, दोनों के हिसाब से मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, सो जो कॉन्सेप्ट अब डेवलप हुआ, ठीक है, आफ्टर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, आफ्टर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड एज द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो उसमें कैसा हुआ, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है, दोनों को अकाउंट में लेकर ये नया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एंड इसके बेसिस पर अब हम इलेक्ट्रॉन या एटम का स्ट्रक्चर समझते हैं, दैट न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अब कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, एंड उस डिस्कशन में जो पहली चीज मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया, जो आपको ध्यान में रखनी है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डिफाइन अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स इट। आप एक वेल डिफाइंड पाथ के बारे में बात ही नहीं कर सकते हो। अब आप जो कॉन्सेप्ट समझोगे या जिस वे में आप डिस्कशन करोगे वो होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन पर न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड
कैसे कैसे रीजन्स में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, वो अब हम एक्सप्लोर करेंगे। इतना कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? यहां तक का पार्ट अभी ठीक है? ठीक है। नाउ अब नोटिस करना, सबसे पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को ऑर्बिटल्स और उनके विजुअलाइजेशन के डिटेल्स में लेकर जाऊंगा। ठीक है, जो रिजल्ट निकाला गया, दैट इलेक्ट्रॉन will be found around the nucleus and there are certain regions in which it is highly likely to be found. उन regions को orbitals बोलते हैं। तो वो regions या वो orbitals दिखते कैसे हैं, वो visualization हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। And while doing that, as I mentioned previously, वो रीजन कैसे आया, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट हुई, वो सब का डिटेल्स, वो सब की कैलकुलेशंस, वो सब का बैकग्राउंड डेरिवेशन मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आई वुड जस्ट बी एबल टू राइट नाउ गिव यू द रिजल्ट्स। ठीक है, तो नोटिस करना कैसा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक एक वर्ड अच्छे से समझना। अपॉन सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, तो ये कौन है? एक फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्चुअली ये पीछे की पूरी मैथ्स करी। क्या मैथ्स करी, क्या इक्वेशन लिखी, हमें अभी कुछ भी नहीं जानना। ठीक है, बस ऐसा है दैट देयर वाज दिस फेमस साइंटिस्ट अर्विन श्रोडिंगर and there were some other scientists also. In fact, Heisenberg is also credited with developing this model of atom, but it is mostly the Schrodinger equation and the Schrodinger way of describing this model is commonly taught. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं that upon solving Schrodinger equation, होगी कोई equation, ठीक है, for hydrogen atom, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी भी। Upon solving the Schrodinger equation for hydrogen atom, we get results. ठीक है, हमारा मेन फोकस अभी रिजल्ट्स ही है। We are not interested in equation, we are not interested in solving that equation, we are not interested in any of the derivation. Results मिलते हैं, we get results. ठीक है, do we get one result? Not really. यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो मैंने results लिखा है, प्लूरल लिखा है। We get results, we get many results. What are these many results? These are regions or orbitals where electron is likely to be found. ठीक है, सिर्फ एक ही रीजन नहीं मिलता, there are many possible regions or orbitals in which electron is likely to be found. जैसे आपने बोर्स मॉडल में सीखा था, आपको बोर्स मॉडल में याद है इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, बट देयर वर मेनी ऑर्बिट्स। याद है कि नहीं याद है? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, बट देयर वर मेनी ऑर्बिट्स in which the electron can be present. As long as the electron is present in that orbit, in one particular orbit, it has a set of properties like energy, momentum, ठीक है, radius, or you can say distance from the nucleus, speed, ठीक है, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट वाज प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता था, इट कुड बी प्रेजेंट इन अदर ऑर्बिट्स आल्सो। ठीक है, नेचुरली इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट होता था?
in the lowest energy orbit, that is its ground state. But if provided energy, it could jump to these higher energy orbits or higher orbits as well. वैसे ही, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, वैसे ही जब ये जो नया मॉडल है, जो नई इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करी जाती हैं, तो हमें समझ में आता है दैट न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है. इनफैक्ट देयर आर many such regions, many such orbitals in which electron is likely to be found, ठीक है. हाँ, अगर मैं नेचुरल स्टेट में देखूं, नेचुरल स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है. बट अगर मैं इसको लेट्स से फोटोन से एनर्जी प्रोवाइड करा दूं, ठीक है, तो इट कैन एग्जिस्ट इन अनदर एनर्जी लेवल और यू कैन से अनदर ऑर्बिटल, ठीक है. अब हो सकता है कि उस ऑर्बिटल का शेप ऐसा नहीं हो, उस ऑर्बिटल का शेप हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है उस ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा हो, corresponding to its different energy and different properties. You can have different shapes, different regions, or you can say orbitals in which electron is likely to be found. तो अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस करने का रहेगा that what were these different kinds of orbitals or different kinds of shapes in which electrons can be present, ठीक है, कैन बी, ठीक है. समझ में आया क्या करने जा रहे हैं हम लोग? तो अब हम लोग विजुअलाइजेशन देखते हैं दैट बेस्ड ऑन द शेप एंड डायरेक्शनल ओरिएंटेशन following are the important types of orbitals. Why have I written important types? Can anyone tell me why? If I ask you a question, how many orbits were there in the Bohr's model? Do you remember? Infinite थे, खूब सारे थे. However, आपने नोटिस किया होगा जब हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे, तो हम लोग स्टार्टिंग के 5-6 ऑर्बिट्स पे ही फोकस करते थे, उसके ऊपर लाइक इट डिडंट मेक एनी सेंस. याद है कि नहीं याद है? हम लोग जब स्पेक्ट्रम का डिस्कशन करते थे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, तो हम लोग लाइक स्टार्टिंग के 5-6 सीरीज ध्यान में कर लिए, उनके अराउंड कैलकुलेशंस देख ली, स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है. आगे के बारे में इतना ध्यान देते ही नहीं थे बिकॉज इट काइंड ऑफ बिकम्स फ्यूटाइल, मतलब उसका कुछ ऐसा पर्पस नहीं बचता था इतना. वैसे ही जब हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं तो कैन यू गेस हाउ मेनी ऑर्बिटल्स और हाउ मेनी सच रीजन्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड हो सकते हैं? आपका गैस एकदम सही है. देयर आर इनफाइनाइट सच रीजन्स, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग एक रीजन होगा, किसी दूसरे पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग दूसरा रीजन होगा, किसी तीसरे पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग तीसरा रीजन होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. तो अब ऐसा है कि हम लोग
इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स तो नहीं पढ़ते, बट जो इम्पोर्टेंट वंस हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे उनके ऊपर प्राइमरीली फोकस कर लेते हैं। तो उसमें हमारे सामने 4 ऑर्बिटल्स आते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट चारों में से भी पहला 3 जो मैंने बताया, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, इनके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये मत पूछना कि ये नाम क्यों आए, ठीक है, किसने ये नाम दिए, ठीक है, उसके पीछे की एक अलग कहानी है। ठीक है, यू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट कहानी राइट नाउ। अभी लेट्स फोकस ऑन s ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ s ऑर्बिटल कैसा होता है नोटिस करना। s ऑर्बिटल इज अ स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप रहेगा। So if I show you a diagram, ठीक है, तो इसमें कैसा है, ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें ओरिजिन पर न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक स्फेरिकल रीजन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो मैंने क्या बनाया हुआ है यहाँ पर, आप नोटिस करोगे जो ऑर्बिटल है, ठीक है, उसकी बाउंड्री बनाई है। ठीक है, और वो कैसा है, वो कैसा शेप ट्रेस कर रही है, एक स्फीयर का। ठीक है, 3 डायमेंशनल है ये, 2 डायमेंशनल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका s ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब आप नोटिस करना नेक्स्ट ऑर्बिटल कैसा रहेगा। इट इज कॉल्ड एज p ऑर्बिटल। ठीक है, p ऑर्बिटल will be a डम्बल शेप ऑर्बिटल। ठीक है, डम्बल शेप ऑर्बिटल क्या होता है, जहां यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अगेन ये एक एग्जांपल है आपके सामने, यू हैव द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x y एंड z एंड न्यूक्लियस जो है वो ओरिजिन पर है। ठीक है, तो इसके अराउंड आपको एक 3 डायमेंशनल लोब बनाना है। ठीक है, ये एक ऐसा मान लो एक बलून है और ये एक दूसरा बलून है, ऐसा इलोंगेटेड सा बलून है। ठीक है, टुगेदर दीज लोब्स दे आर कॉल्ड एज अ डम्बल। ठीक है, इसलिए इसको डम्बल शेप बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ इसमें हेलो कैसा है, हाँ बोलो। सर जब कोई एटम में या कोई एलिमेंट में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों रहेंगे, तो हाँ हाँ हाँ, पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से पास होके निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैं क्वेश्चन समझ गया। आप क्या थोड़ा सा पढ़े हुए हैं इसलिए आपको एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना, आपका ये क्वेश्चन मैं एड्रेस करूँगा, अपन लोग बात करेंगे इस बारे में। यही क्वेश्चन है ना आपका? यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर यस है, सर और वो यस कैसे रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी सी देर में। यस ठीक है, पहले मुझे एक बार स्टेप बाय स्टेप शेप्स समझा लें दो सबको। ठीक है, तो सेकेंड टाइप के ऑर्बिटल्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो कौन से कर रहा हूँ, p ऑर्बिटल्स। ठीक है, p ऑर्बिटल्स का शेप ध्यान रखना है। अब जो s ऑर्बिटल था उसके बारे में आप नोटिस करना दैट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था s ऑर्बिटल
हैव नो डायरेक्शनल ओरिएंटेशन। क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल है ना, इट इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इसका कोई ऐसा डायरेक्शनल बायस नहीं है कि एक जगह पे कम है, एक जगह पे ज्यादा है, एक डायरेक्शन में कम है, एक जगह पे ज्यादा है, वैसा कुछ नहीं है। सो देयर इज नो डायरेक्शनल ओरिएंटेशन विद s ऑर्बिटल्स, दे आर यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस। जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, इनके पास डायरेक्शनल ओरिएंटेशन रहती है, एंड बेस्ड ऑन दैट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, बेस्ड ऑन दैट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, यहाँ पर आप नोटिस करोगे 3 टाइप के p ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक है, कैसे? px, py, pz। तो ये कैसा रहेगा, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। px क्या हो गया? डम्बल शेप ऑर्बिटल। कैसा है ये? along the x axis, can you notice that? ये along x axis प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक लोब पॉजिटिव x axis की तरफ, एक लोब नेगेटिव x axis की तरफ। ठीक है, ये सब 3 डायमेंशनल है। ठीक है, 2D नहीं है, ये सब 3D है। आई होप वो विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यू हैव पी वाई। ठीक है, पी वाई, इसमें कैसा रहेगा? यू हैव द डम्बल along the y axis, you have pz in which the dumbbell is along the z axis। ठीक है, p ऑर्बिटल के शेप समझ में आए? ठीक है, समझ में आए मतलब आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा ना बता रहा हूं मैं आपको बस याद रखना है। डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये थर्ड टाइप है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो इसमें नोटिस करना, इनका जो शेप रहता है उसको क्या कहते हैं? डबल डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल शेप के ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये रीजन्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस 90% या उससे ज्यादा होता है। एंड ये भी, इनका भी डायरेक्शनल ओरिएंटेशन रहता है। बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल ओरिएंटेशन इनके 5 टाइप होते हैं। ठीक है, वो पांचों टाइप आपको याद होने चाहिए, एक एक करके नोटिस करना। सबसे पहला आपको दिखा रहा है डी वाई जेड ऑर्बिटल। ठीक है, डी वाई जेड ऑर्बिटल कैसा है आपको दिख रहा है? ठीक है, मैं ऐसे इनफैक्ट आपको एक विजुअलाइजेशन के थ्रू लेके चलता हूँ। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक है, एक एक करके इनका मैं आपको शेप साइज समझा देता हूँ, शेप कैसा रहेगा। सो पहले देखते हैं डी एक्स जेड ऑर्बिटल। ठीक है, कलर वलर को छोड़ देना, कलर पे इतना फोकस मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेस है, कौन सा मैंने बनाया? ये एक्स जेड। तो अरे यार, इसको देखो, ये हैंडल ही नहीं हो रहा। चलो छोड़ो यार, ये इतना अच्छे से, पहले मैं यहाँ पर यहीं पे समझा लेता हूँ। आई थिंक फिर वापस विजुअलाइजेशन दिखा दूंगा। सबसे पहले आप नोटिस करना, मैं कौन से ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, डी वाई जेड ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, ये डी वाई जेड ऑर्बिटल कैसा है? यहाँ पर 2 डंबल रहेंगे, एक ये डंबल हो गया और एक ये डंबल हो गया। और ये डंबल कैसे रहेंगे? ये वाई जेड प्लेन में रहेंगे। ठीक है, 2D नहीं है, दे आर लाइक बलून्स, 3D लोब्स हैं, बट दे विल बी बिटवीन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एंड वाई जेड प्लेन के साथ में अलाइंड होंगे। ये डी वाई जेड का डायग्राम समझ में आया?
डी वाई जेड का डायग्राम क्लियर है? ओके, ऐसे ही आप नोटिस करोगे, ठीक है। लेट मी टेक डी एक्स जेड, ठीक है, ये वाले के ऊपर फोकस कर लो अभी। डी एक्स जेड में कैसा होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सिंपल लेट से पेपर पे बनाना होगा, मुझे इतनी फैंसी ड्राइंग नहीं करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पर ये दो एक्सेस बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। एक बनाऊंगा मैं एक्स एक्सेस और एक बना दूंगा जेड एक्सेस, ठीक है, और फिर एक लोब और ये दूसरा लोब, ठीक है। थोड़ा मतलब अच्छी नहीं रहेगी ड्राइंग। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये एक डंबल हो गया, फिर ये एक लोब और ये दूसरा लोब। तो ये समझ में आया आपको, ये किसका डायग्राम हो गया, डी एक्स जेड का, ठीक है। अगर मुझे सिंपल ऑन पेपर बनाना है, इतनी कलाकारी नहीं आती है मुझे, तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। डी वाई जेड अगर मुझे बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं एग्जैक्टली यही चीज एज इट इज उठाऊंगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट का जादू यूज करूंगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे ऐसे चिपका दूंगा, कंट्रोल वी, ठीक है। चाहिए तो इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ, यहाँ पर इसको न्यूक्लियस एट ओरिजिन को, तो खैर आपको अब समझ में आ ही गया है कि न्यूक्लियस ओरिजिन पे बार बार क्या लिखूं एक ही चीज को, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखूंगा और कन्वीनियंटली एक्सेस बदल दूंगा। कौन सा, ये डी वाई जेड है ना, तो ये यहाँ पर y लिख दूंगा। ये समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे डी एक्स वाई ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा तो आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है, डी एक्स वाई का? ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और इनके बीच में यहाँ पर ये डबल डंबल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका फैंसी सा डायग्राम है, थोड़ा 3D फील देने के लिए। समझ में आ रहा है वाला? ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। अच्छा, फिर दो और रहते हैं डी में, ठीक है। एक तो आपको ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीन तो समझ में आ ही गए, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना एक ये बीच वाला, ठीक है। बीच वाले का नाम क्या है, दिस बीच वाला इज कॉल्ड एज डी जेड स्क्वायर। इसका शेप थोड़ा सा अलग ही है, ये एक्चुअली डबल डंबल नहीं है, इसमें एक डंबल है जो कि ऐसे ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, और दूसरा एक्चुअली डंबल नहीं है, एक डोनट है, ठीक है। डोनट या मेदू वड़ा जो अपन बोलते हैं ना, वैसा है, और वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। जो डंबल है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और जो डोनट है वो ऐसे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। डी जेड स्क्वायर का शेप समझ में आया, ठीक है। फिर एक और नोटिस कर लेना, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, शायद पढ़ने में इतना क्लियरली नहीं आ रहा होगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा, ये डबल डंबल रहेगा, बट इसमें जो लोब्स हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ये ऐसे ऑन पेपर सिंपल सा बनाना है, डबल डंबल बनाना है, बट कैसा है, अलोंग द एक्स एक्सिस इसके लोब्स रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला डायग्राम भी? ये पांचों डी ऑर्बिटल के डायग्राम याद रहेंगे, ठीक है, जरूरी है याद रहने। अच्छा, फिर चौथा टाइप ऑर्बिटल्स जो रहता है उनका बस नाम याद कर लो, दे आर कॉल्ड एज एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो चौथा टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर कॉल्ड एज एफ ऑर्बिटल्स,
इनका स्ट्रक्चर तो और कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनके स्ट्रक्चर में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड टू रिमेंबर, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पहले 3 पर ध्यान दे लो, उतना हो जाएगा, बहुत है, ठीक है। एस पी और डी, एफ ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं जानना है आपको, बस यस इतना आप ध्यान रख लोगे कि एफ ऑर्बिटल्स के भी 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल ओरिएंटेशन देयर आर 7 टाइप्स, ठीक है। उनके नाम वगैरह की भी जरूरत नहीं है, बस आप क्वांटिटी नंबर याद रख लो, 7 टाइप के होते हैं, इतना काफी रहेगा। तो व्हाट इज इट दैट वी हैव नाउ सीन राइट नाउ, वापस से एक बार क्विक रिकैप। अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ध्यान से सुनना, अराउंड द न्यूक्लियस there are regions in which electron is likely to be found, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही रीजन है, there are many such regions, each such region is called as an orbital। इन सब के बीच में एक कॉमन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस इनमें ज्यादा होता है, पर ये सब ऑर्बिटल्स एक दूसरे से डिफर करते हैं, they differ from each other in terms of their shape, size and directional orientation। तो यहाँ पर शेप और डायरेक्शनल ओरिएंटेशन के बेसिस पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताया है, ठीक है। यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको? ठीक है, ऐसे आगे और भी ऑर्बिटल्स चलते जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से ऑर्बिटल्स हैं, जी एच आई और इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के और ऑर्बिटल्स आते जाएंगे, बट उन सब की डिटेल में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अब नोटिस करना, जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा था, किसने पूछा था? सर नहीं, हाँ, ये हर्ष ने पूछा था दैट सर ये ऑर्बिटल सब लाइक को एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने आपको ऑर्बिट्स के बारे में कैसा बताया था, डू ऑल ऑर्बिट्स को एग्जिस्ट? नो सर। वो एनालॉजी याद है जो मैंने आपको दिया था कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, बाकी जो स्टोरीज हैं, बाकी जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, दे आर देयर, दोज आर लाइक एनर्जी लेवल्स। अगर इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो फिर वो उन लेवल में चला जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से यहां पर आप समझना, ठीक है, ये सब ऑर्बिटल्स को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाउएवर ध्यान से सुनना और समझना, आपको शायद लगेगा कि अरे सर फिर तो ये एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है, तो फिर कैसे मैनेज होगा, ठीक है, हाउ विल दैट सिचुएशन बी मैनेज्ड? तो पहली बात, आपको कौन कह रहा है कि सिचुएशन मैनेज नहीं हो पा रही है या सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनना, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर ऐसे रीजन्स की जिसमें इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड, ठीक है। सो लेट्स से ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मान लो जो मैथ्स है वो सॉल्व करी, और सॉल्व करने से हमें पता पड़ता है कि फलाना फलाना एनर्जी लेवल है, और उस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड इन दिस रीजन, ठीक है। ऐसा स्फेरिकल शेप रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है। अब हो सकता है
कोई और सोल्यूशन भी हो, ठीक है, कुछ और एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाए इलेक्ट्रॉन के मिलने की, तो वो कुछ ऐसे रीजन में मिले। हो सकता है किसी और रिजल्ट से समझा जाए, एनर्जी लेवल कैलकुलेट करा जाए तो पता पड़े दैट ऐसे रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। हो सकता है किसी और तरीके से कैलकुलेशन हो तो पता पड़े कि ऐसे रीजन में भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है? ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर a representation of the regions in which electron can be present। ठीक है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो किसी दूसरे रीजन में भी मिल सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ही रीजन में मिलेगा। corresponding to its energy level, that could be the region in which it is likely to be found। corresponding to some another energy level, some other properties, that could be the region in which electron is likely to be found। ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ में आया? हेलो सर। हाँ बोलो, कुछ डाउट है बोलो। सर मुझे वो ऊपर वाले स्टेटमेंट में ये है, जो आपने बोला कि वो और भी ऑर्बिट्स होते हैं जी एच आई एंड सो ऑन। हाँ हाँ हाँ, तो सर सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन तो सिर्फ एसपीडीएफ से हम निकाल सकते, तो बाकी सबका? आवाज ब्रेक हो गई, दोबारा बोलो थोड़ा। हेलो सर। हाँ, सर सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन अपन सिर्फ एसपीडीएफ से निकाल सकते, तो जी एच आई और बाकी सबका क्या यूज है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब जैसे एसपीडीएफ में हम लोग इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमें अर्थ पे जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने तक में फिल हो पा रहे हैं। बट कल को मान लो मार्स पे कुछ नया टाइप का एटम मिल गया जिसमें 500 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो हो सकता है कि आगे एफ के आगे जी ऑर्बिटल एच ऑर्बिटल में भी फिल हो रहा है। यस, ठीक है, थैंक यू। सर हाँ सर जो एस ऑर्बिटल का स्फीयर है वो हाँ। सॉलिड है, मतलब न्यूक्लियस का, क्या फिर उसकी इनर बाउंड्री भी होती है? नहीं नहीं, उसकी कोई इनर बाउंड्री नहीं है। न्यूक्लियस के अराउंड एस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है एक रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। हाँ, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, वो हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे। दैट न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बट न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इतने रीजन के अंदर, ठीक है, जितना ये एस ऑर्बिटल कवर कर रहा है इतने रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस 90% से ज्यादा होगा। ठीक है, इफ इट इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द एस ऑर्बिटल। ठीक है, अगर मान लो उस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट कर दिया, मैंने कुछ और एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, देन हो सकता है कि अब वो इलेक्ट्रॉन किसी पी ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल पर हो। ठीक है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में, जो ये पी ऑर्बिटल का रीजन होगा, इस रीजन में मिलने का चांस मोर देन 90% होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। नाउ अब ये जो मैंने जितना भी आपके साथ में डिस्कशन किया, ठीक है, जितना भी मैंने ये शेप्स के बारे में बात करा, जो भी ये प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन होकर ये सब ऑर्बिटल्स और इन सब के शेप आते हैं, ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए ही वैलिड होते हैं। ठीक है,
मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए ये एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। रीड दिस स्टेटमेंट, ये मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ठीक है, समझ में आया एक बार ये पैराग्राफ पढ़ा आपने? तो ये पैराग्राफ क्या बताना चाह रहा है, एक पैराग्राफ कहना चाह रहा है दैट जो रिजल्ट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आए, ठीक है, आप वो रिजल्ट्स मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूज कर लो, ठीक है। ऑल्दो देयर आर सम ऑब्वियस कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, जैसे किसी ने पॉइंट आउट भी करा कि सर अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर उनके बीच का इंटरेक्शन, मतलब वो अगर मैं उनको लाइक पार्टिकल की तरह ट्रीट करूंगा तो वो आपस में रिपेल कर रहे होंगे, अगर मैं उनको वेव्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो वो आपस में इंटरफेयर कर रहे होंगे। तो उन सब के बारे में फिर क्या रहेगा, कैसे रहेगा, है ना? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं that definitely that is a complication, that is a problem. However, when worked out, when this problem or this difficulty is solved for, okay, what we understand or what we get as the answer is that multi electron atom के अंदर भी इसी तरीके के orbitals present होते हैं, ऐसे ही shapes more or less आते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया? Is this clear with everyone? ग्रेट। तो हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है। वी आर नाउ इन अ पोजिशन जहां पर हमें एक ब्रीफ आइडिया, ठीक है, समझ में आने लग गया है अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के इंट्रोडक्शन में या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के डेरिवेशन में, उसके बैकग्राउंड में नहीं घुसे, हम लोग सीधे रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं पहले, ठीक है। एंड जो पहला रिजल्ट है, क्या आपको वो क्लियरली समझ में आ गया है? द फर्स्ट रिजल्ट इज ऑर्बिटल्स एंड देयर विजुअलाइजेशंस। क्या ये रिजल्ट क्लियर है आप लोगों को? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है अभी? ठीक है, अब नोटिस करना, जैसे ऑर्बिट्स का नोमेनक्लेचर आपने करा था, आपको ऑर्बिट्स का नोमेनक्लेचर याद है कैसा था? ऑर्बिट्स को हमने कैसे नाम दिया था? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, या फिर अगर थोड़ा और सोचो आप तो k शेल, l शेल, m शेल, इस तरीके से नाम दिए थे उनको, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आप नोटिस करोगे दैट ऑर्बिटल्स का भी मैं नोमेनक्लेचर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स को भी मैं यूनिक नाम देना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है,
एंड न्यूक्लियस के अराउंड मुझे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात करनी है, तो मैं बार बार उसका शेप थोड़ा ना ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि ये ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उसका एक नाम रख दूंगा और वो नाम आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर इस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नाम देने के लिए वी यूज a set of numbers called as quantum numbers। ठीक है, जो Q NOS लिखा है ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो लेट्स गो टू दिस हेडिंग कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये और भी रिजल्ट्स रहेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। अभी जो रिजल्ट है वो विजुअलाइजेशन का एंड नोमेनक्लेचर का, इन दो रिजल्ट्स के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इन दोनों को मैं खत्म करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये दोनों खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट्स जो हैं ये रिजल्ट्स देख के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, एंड दीज आर रिजल्ट्स विच आर सिमिलर टू द रिजल्ट्स जो आपने बोर्ड्स मॉडल में निकाले थे, तो उनसे रिलेटेड ये रिजल्ट्स हम लोग एक एक करके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऑब्जर्व करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं ऑर्बिटल्स के नामकरण में। ठीक है, उनके नोमेनक्लेचर में यूजिंग क्वांटम नंबर्स। नाउ एक बैकग्राउंड जरूर मैं देना चाहूंगा बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दैट। अभी जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि हम लोग ऑर्बिटल्स का नाम रखने के लिए क्वांटम नंबर्स यूज कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में जो एक फ्लो बना होगा, एक जो सीक्वेंसिंग बनी होगी, वो कैसी बनी होगी कि ऑर्बिटल्स का रिजल्ट पहले आता है, फिर उसके बाद में क्वांटम नंबर्स का रिजल्ट आता होगा। जो सॉल्विंग होती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, उसमें पहले ऑर्बिटल्स आ जाते होंगे और फिर उसके बाद में क्वांटम नंबर्स आ जाते होंगे फॉर द ऑर्बिटल्स। ठीक है, बट ये जो मैंने तरीका अडॉप्ट करा है, ये मैंने इसलिए अडॉप्ट करा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ताकि आप क्वांटम नंबर्स को बहुत इजीली ग्रास्प कर पाओ, समझ पाओ। बिकॉज रियलिटी में एक्चुअली उल्टा होता है। रियलिटी में जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां से उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में से क्वांटम नंबर्स आते हैं और उन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से फिर ऑर्बिटल्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। उन क्वांटम नंबर्स की मदद से हमें पता पड़ता है कि अच्छा दीज आर द रीजन्स इन विच इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड, जो एक्चुअल रियलिटी है, जो पीछे की मैथ्स होती है। ठीक है, बट क्योंकि हम लोग वो मैथ्स कर नहीं रहे, तो वी डोंट नीड टू फॉलो दैट लॉजिक, वी डोंट नीड टू फॉलो दैट फ्लो। मैंने आपको पहले ऑर्बिटल्स और उनका विजुअलाइजेशन करा दिया है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और अब मैं क्वांटम नंबर्स बता रहा हूँ ताकि आपको उन ऑर्बिटल्स का नाम देने में इजी रहे। ठीक है, तो विद दैट बैकग्राउंड ये पहला वाला पैराग्राफ अब आप रीड करो। पहला वाला पैराग्राफ आपको रीड करना है। ठीक है, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको पहला वाला पैराग्राफ अभी, बट स्टिल रीड करना है। ठीक है, पढ़ा सबने पैराग्राफ? कुछ समझ में आया इस पैराग्राफ में?
तो अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैंने बैकग्राउंड दिया बस उतना ध्यान रखना है कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स करने से आते हैं, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है इसका मतलब हो गया कॉम्प्लिकेटेड मैथ करते हैं, उससे ये क्वांटम नंबर आते हैं। और कितने क्वांटम नंबर आते हैं? 3, ठीक है। बस इतना मैं चाहता हूं कि आप ये ध्यान में रखो, ठीक है। बाकी वो मैथ्स वगैरह तो करनी है नहीं अपने को अभी के लिए, बस इतना आइडिया जरूर होना चाहिए। अब नोटिस करना ये क्वांटम नंबर्स हमारे लिए कैसे यूज में आ रहे हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ऑल्सो हेल्प इन गिविंग अ नोमेनक्लेचर। ये हमारे लिए ज्यादा इजी पॉइंट है, ज्यादा इजी लाइन है समझने के लिए। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे ये हमें ऑर्बिटल का नाम लेने में हेल्प कर रहे हैं, वो हम एक एक करके अब डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक नोट जरूर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि नोट ये बाद में काम आएगा। एक चौथा क्वांटम नंबर भी होता है, बट वो जो क्वांटम नंबर है चौथा वाला वो ऑर्बिटल के लिए नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, वो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। पहले ये 3 क्वांटम नंबर आए थे, चौथा वाला कुछ सालों बाद आया था, और वो इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है, ऑर्बिटल को नहीं, ठीक है। उसका ऑर्बिटल से लेना देना नहीं होता। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर, सही कह रहे हो, वो मैं थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा, समझाऊंगा। अभी के लिए पहले अपन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स पे फोकस करते हैं, एंड व्हाट डू दे टेल अस अबाउट ऑर्बिटल्स। सो द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर इसको हम लोग ऐसे स्मॉल n के सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है? दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द साइज और एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल, ठीक है। इसकी जो अलाउड वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो मैथ्स पीछे करते हैं उस मैथ्स से समझ में आता है, ठीक है। वो मैथ्स हमने करी नहीं है, तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है दैट इट्स अलाउड वैल्यूज आर इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से ही हो सकती है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा साइज का ऑर्बिटल, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी उस ऑर्बिटल के साथ में, ठीक है। तो आप अगर s ऑर्बिटल्स के बारे में सोचोगे, लेट्स से जो स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, तो उसमें कुछ s ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनका n का वैल्यू 1 होगा, कुछ s ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनका n का वैल्यू 2 होगा। तो जिनका वैल्यू बड़ा होता है उनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है, उनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा एक वो बताता हूँ, लाइक थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना के, थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाकर, बनाऊंगा तो नहीं, कहीं से छाप ही लूँगा, 1s and 2s ऑर्बिटल, ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ आइडिया कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो साइज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ गया, कोई एक इजी सा डायग्राम मिल जाए।
हाँ, ये थोड़ा सा इजी सा डायग्राम दिख रहा है। एक मिनट। ठीक है, ये डायग्राम ठीक है। So principal quantum number is a number that comes as a result of solving Schrodinger equation. Its allowed values come out to be these integers starting from 1, and it describes the size or energy level associated with orbital. Greater the value of n, greater would be the size or energy associated with the orbital. ये पहला समझ में आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद, अभी तो नहीं बट आफ्टर सम टाइम, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इसको मैं एनर्जी शेल भी बोलूंगा। ठीक है, आई विल यूज द टर्म एनर्जी शेल फॉर दिस क्वांटम नंबर। ठीक है, वो मैं क्यों बोलूंगा वो मैं थोड़े टाइम बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। अभी मैं पहले एक बार क्वांटम नंबर्स कवर कर लूं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, देन सेकेंड क्वांटम नंबर देखना, that is called as angular or azimuthal quantum number. It is represented by this symbol small l. ठीक है, स्मॉल l सिंबल यूज किया जाता है फॉर एंगुलर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्या बताता है ये, यहां पे नोटिस करना, इट डिस्क्राइब्स, ठीक है ध्यान से नोटिस करना, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी अलाउड वैल्यूज जो होती हैं, ठीक है, इसकी अलाउड वैल्यूज दे डिपेंड अपॉन n and are integers from 0 to n-1। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज n पे डिपेंड करेंगी, n की वैल्यू के हिसाब से ही l की वैल्यू आती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ n इक्वल टू 0 होगा तो l की क्या क्या अलाउड वैल्यूज होगी, जस्ट 0। ठीक है, 0 से 0 0 ही रहेगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की अलाउड वैल्यूज क्या क्या होंगी, सॉरी n की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, माय बैड, n की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हाँ यहाँ ऊपर n आर इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2 के लिए l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 हुई तो l की क्या क्या अलाउड वैल्यूज होंगी, 0 1 2। ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। तो आप समझ रहे हो दैट l की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। अब नोटिस करना, ठीक है ध्यान से सुनना, जो ये l की वैल्यू है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ध्यान से नोटिस करना, अगर l की वैल्यू 0 है तो शेप कैसा होता है, स्फेरिकल।
ठीक है, याद है जो अपन ऊपर ड्रॉ किया था एस ऑर्बिटल, वैसा शेप होता है। अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो शेप कैसा रहता है ऑर्बिटल का? डम्बल, जो पी ऑर्बिटल वाला अपन ने देखा था। एल की वैल्यू 2 रहेगी तो डबल डम्बल, जो डी ऑर्बिटल के अपन ने देखे थे शेप। ठीक है, बाकी और आगे टेबल बनती चली जाती है, बट अपने को ये पहले 3 से ही ज्यादा काम है। ठीक है, बाकियों के शेप वगैरह की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है हमें, बस इतना पता होना चाहिए कि मैं एस बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एस ऑर्बिटल बोल रहा हूँ तो उसका एल का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अगर मैं पी ऑर्बिटल बोल रहा हूँ तो उसका एल का वैल्यू क्या होगा? 1। डी ऑर्बिटल बोल रहा हूँ तो उसका एल का वैल्यू 2, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अगर मैं लेट से एस पी डी एफ जी एच आई जे के, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे के बोल देता हूँ, के ऑर्बिटल, तो उसका एल का वैल्यू बताओगे मुझे कितना होगा? गैस कर पाओगे? प्रॉपर्ली करो ना, गलत सलत आंसर मत दो। जी के लिए 4 था, एच आई जे, तो एच के लिए हो जाएगा 5, आई के लिए 6, जे के लिए 7, तो के लिए 8 हो जाएगा ना। ठीक है, और ये चलता रहेगा ऐसा, मतलब दिस इज फॉर एवर एंड एवर। ऑल्दो ये काम नहीं आएंगे, ओनली लाइक अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको आएगा तो फिर पूछा जाएगा तो आएगा काम। ठीक है, नहीं नहीं, वो जो 10-11 आंसर दे रहे हो वो वहां से नहीं होता, स्टार्टिंग एसपीडीएफ से स्टार्ट होगा और उस एफ के आगे फिर अल्फाबेटिकली चलते हैं, जी एच आई जे के, जी एच आई जे के एल एम ऐसे। ठीक है, हेलो सर। हाँ। सर ये जो के बाद अगर गए मतलब एम एन ओ, तो फिर वापस से पी आएगा या फिर पी स्किप होगा? नहीं वैसे देखो, प्रैक्टिकली वहां तक गए नहीं है कभी भी, तो अगर कुछ आएगा तो फिर पी स्किप करके कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, बट वहां तक कभी गए नहीं है तो इसलिए कुछ इतना सेंस नहीं बनेगा उस डायरेक्शन में जाने का। बस इतना जरूर आपको थोड़ा बहुत आगे तक आ जाना चाहिए। यस। ठीक है, अच्छा, दिस क्वांटम नंबर, दिस सेकंड क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी सबशेल। ठीक है, इट इज रेफर्ड टू एज एनर्जी सबशेल। नाउ क्यों कहते हैं एनर्जी सबशेल? अगेन होल्ड कर लो, मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं जब एनर्जी के बारे में बात करूंगा आफ्टर सम टाइम, एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल्स, तब फिर मैं ये शेल सबशेल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी यहाँ पे बस लिख लेने का है। तो कितने क्वांटम नंबर हो गए अभी तक? हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स डन येट? 2 क्वांटम नंबर हो गए, एक प्रिंसिपल और एक एजिमुथल। ठीक है, अब थर्ड क्वांटम नंबर देखना, विच इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एम सबस्क्रिप्ट एल। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, ये हमें बताता है डायरेक्शनल ओरिएंटेशन। ठीक है, दिस डिस्क्राइब्स द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, थर्ड क्वांटम नंबर है। अब नोटिस करना इसकी जो वैल्यू है, इट्स allowed values, they depend upon L and are integers from minus L to plus L, including 0.
ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँगा L का वैल्यू 4 है, तो ml का अलाउड वैल्यूज क्या हो जाएंगे? इफ L इज इक्वल टू 4 देन ml का अलाउड वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। ये तीनों क्वांटम नंबर समझ में आ गए आप लोगों को? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अ सेट ऑफ दीज 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, एक यूनिक सेट, एक यूनिक ऑर्बिटल डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, आई शुड से अ यूनिक set of n, l and ml describes a unique orbital। ठीक है, कैसे? एक एक करके हम लोग चलते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, एक टेबल के तरीके से मैं आपको जाऊंगा समझाऊंगा तो आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग n का वैल्यू लेंगे, उससे फिर अलाउड l का वैल्यू लेंगे, और उससे अलाउड फिर ml का वैल्यू लेंगे, और इन तीनों का सेट मिलकर एक ऑर्बिटल हमें देगा, जिसको हम लोग ऐसे n, l और फिर सबस्क्रिप्ट में ml यूज करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करें अपन। ठीक है, मुझे पुराना वाला एक बार मिटान दो ताकि अपन साथ में कर पाए। ठीक है, लेट मी जस्ट रब द अर्लियर एक्सरसाइज। ठीक है, ताकि अपन एक एक करके साथ में ऑर्बिटल्स का नामकरण करें। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ऑल राइट, so what is the allowed value of n? Where do we start from? What is the first allowed value of n? 1। उसके लिए l का क्या वैल्यू होगा? 0। उसके लिए ml का क्या अलाउड वैल्यू रहेगा? 0। ठीक है, तो दिस corresponds to the first orbital which is called as 1s orbital। ठीक है, ये अराउंड द न्यूक्लियस आपका 1s ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर नोटिस करना n की वैल्यू 2 के लिए l की क्या क्या वैल्यूज अलाउड है? एक 0 अलाउड है, एक 1 अलाउड है। ठीक है, अब l की वैल्यू 0 के लिए ml क्या क्या है? जस्ट 0 है ना। तो ये क्या हो गया? एक सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स हो गया। दिस करस्पॉन्ड्स टू अनदर ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड एज 2s ऑर्बिटल। ठीक है, याद आया? ये आपका 2s ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक बार ये डायग्राम यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, इसके लिए अलाउड वैल्यूज ऑफ ml क्या क्या होंगी? -1, 0, 1 है ना, ये 3 वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग आप नोटिस करना
कौन से ऑर्बिटल रहेंगे? ठीक है, इनफैक्ट मैं ऐसे बोलूंगा, पहले अगर मैं 2 और 1 को देखूंगा, 2 और 1 के हिसाब से कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? 2p है कि नहीं? राइट, ये 2p ऑर्बिटल रहेंगे और इनके ये जो ml है 3 ml, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? 3 डिफरेंट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, है कि नहीं? तो अब इसमें कौन सा किसको असाइन किया जाता है वो एक्चुअली आर्बिट्ररी होता है, ठीक है, वो एक कन्वेंशन होता है, रैंडम होता है, ठीक है। हाउएवर एक कन्वेंशन हम लोग जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, एक कन्वेंशन मैं आप लोगों के साथ फॉलो करना चाहूंगा जो कि हम लोग आगे भी फॉलो करेंगे। जो ये 0 होगा ना, ये z को असाइन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग z एक्सिस को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे फ्यूचर में। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम लोग z एक्सिस को एक स्पेशल ट्रीटमेंट रखेंगे। आई थिंक आपने वो चीज या वो स्पेशल ट्रीटमेंट ऊपर भी नोटिस करा होगा। आपने किसी ने पूछा नहीं मुझसे क्वेश्चन, जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर ये अलग से ऐसे z स्क्वायर कोई क्यों बनाया, why not something like dx square या why not something like dy square, ये मतलब ऐसा अलग से dz square ही क्यों बना के दिया? ठीक है, सो z एक्सिस को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा फ्यूचर में। z एक्सिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसके लिए हम लोग z एक्सिस का अलग से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये 0 मैंने किसको असाइन कर दिया? 2p z को, ठीक है। बाकी -1 +1 में आप आर्बिट्रली असाइन कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको y बोल दो, इसको x बोल दो, ठीक है, या ऊपर वाले को y, नीचे वाले को x, या नीचे वाले को y, ऊपर वाले को x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यहां तक का क्लियर है? अच्छा, फिर n = 3 पर आ जाते हैं। n = 3 के लिए l की अलाउड वैल्यूज क्या क्या होंगी? 0, 1 एंड 2, ठीक है। l की वैल्यू 0 के लिए ml क्या होगा? 0। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? 3s, है कि नहीं? l की वैल्यू 1 के लिए ये कौन से ऑर्बिटल हो जाएंगे? ये तीनों 3p रहेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब l की वैल्यू 0 जो है वो हम किसको असाइन कर रहे हैं? 3pz को, ठीक है। ये 3pz को असाइन करी जा रही है। बाकी -1 +1 फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डोंट केयर मच। एक y को असाइन कर दिया, एक x को असाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप नोटिस करो, ठीक है, यहां पर कैसा हो रहा है अभी? n = 3 एंड l = 2, ठीक है। तो ये कौन से ऑर्बिटल्स हो गए? ठीक है, ये कौन सा, ये एक्चुअली 3D सबशेल हो गया, ठीक है। इसको ऐसे 3D सबशेल बोलेंगे। जैसे ऊपर वाला था ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3p सबशेल,
ठीक है, 3p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स थे, ये 3px 3py 3pz। वैसे ये 3d सबशेल हो गया, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इन सब का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन है। अब इसमें ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, आप गेस करना चाहोगे 0 किसको असाइन करा जाएगा? कौन से 3D को असाइन करा जाएगा? करेक्ट, 3D(z)² को। ठीक है, ये करा जाएगा, बाय कन्वेंशन ले रहे हैं। अच्छा, -1 और +1 में एक्चुअली चॉइस होगा। ठीक है, -1 +1 में चॉइस कैसा रहेगा? एक रहेगा, ठीक है, z जरूर होना चाहिए 3D(yz), तो दूसरा हो जाएगा 3D(xz). ठीक है, z जरूर रहना चाहिए, बाकी x और y आप किसी को भी कुछ भी रख सकते हो, आई डोंट केयर। और फिर -2 + 2 में वापस चॉइस है। ठीक है, एक 3D(xy) हो जाएगा, तो एक 3D(x² - y² हो जाएगा। इस तरीके से ये रहेगा। समझ में आया? ठीक है, कलेक्टिवली 3s 3p 3d इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज द थर्ड शेल। समझ में आया? शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, ये लेवलिंग समझ में आ रही है सबको? चलो ग्रेट। ठीक है, अब थोड़े से रिजल्ट्स और इसके साथ में देख लेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन? वैसे तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस अभी आपको कराऊंगा ताकि अपन टेस्ट कर पाए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, y क्या पूछ रहे हो प्रणित? yz², मतलब आपके हिसाब से और कुछ होना चाहिए? हाँ प्रणित, कुछ और होना चाहिए क्या आपके हिसाब से? क्योंकि ये जो नाम यहाँ पे रखे हैं ना, ये एक्चुअली इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। अब वो मैथमेटिकल इक्वेशन तो मैंने करा ही नहीं है, बताई नहीं है, तो अब आपको नाम बस मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो एज गुड एज सेइंग कि सर आपका नाम गौरव क्यों, या आपका नाम प्रणित क्यों है, तो है उसके पीछे की मैथ्स में नहीं जा पा रहे ना हम लोग, उतना बैकग्राउंड नहीं जा पा रहे, उतना डिटेल मैथ्स नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो आशुतोष। सर अगर +1 के लिए 3D(xz) लिया तो वो कंपलसरी है क्या +2 के लिए 3D(x² - y² लेना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये पांचों ही रैंडम आर्बिट्ररीली असाइन होते हैं,
बट एटलीस्ट क्योंकि z एक्सेस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ना मैं, तो ये बस z एक्सेस का आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी फिर किसी को भी कहीं पे भी लगा दे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब थोड़ा सा आप लोगों से मैथ्स करवाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा फॉर अ गिवन n, ठीक है, n को मैं क्या बोल रहा हूँ, शेल, ठीक है। सो फॉर अ गिवन n देयर आर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल हैं गिवन n के अंदर, तो आप काउंटिंग करके बता सकते हो मुझे। अगर आप फर्स्ट में देखो तो कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, एक, सेकंड में 4, थर्ड में कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 9। तो एक पैटर्न आ रहा है, कैन एवरीवन सी दैट पैटर्न। सो फॉर a given shell, for a given energy shell, there are how many orbital, n square orbitals, ठीक है। तो कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 25, ठीक है। पैटर्न समझ में आना चाहिए, वंडरफुल। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, फॉर अ गिवन सब शेल, ठीक है, फॉर अ गिवन L कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, L इक्वल टू 0 के लिए कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, एक। L इक्वल टू 1 के लिए कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 3। L इक्वल टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 5। तो कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, फॉर अ गिवन L can you see that you are getting 2L plus 1 orbitals, हाँ मतलब ठीक है, ऑड नंबर +2, ये सब भी पैटर्न्स आपने फिगर आउट करे, ठीक है। द करेक्ट आंसर वुड बी 2L plus 1 ऑर्बिटल्स, ठीक है। कल को अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, ठीक है, दैट L इक्वल टू 3 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आपका क्या आंसर रहेगा, राइट, समझ में आ रहा है। L इक्वल टू 4 में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया कैसे वर्क कर रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अब लेट मी रब सम आंसर्स, ठीक है, आप लोग मुझे आंसर्स देना, ठीक है। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चंस कराऊंगा एंड फिर आपकी छुट्टी है, ठीक है। ध्यान से सही से आंसर करना, बिकॉज आई एम होपिंग that these are easy questions and you would be able to answer them right away. चलो बताओ, सबसे पहला, हाँ अभी तक तो सब सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, द करेक्ट आंसर इज सी। कैसे पता पड़ा, हमने चेक करा, n इक्वल टू 7 के लिए क्या l इक्वल टू 0 अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। क्या n इक्वल टू 3 के लिए l इक्वल टू 2 अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि l की वैल्यू 0 से 2 तक हो सकती है। 3f में अगर मैं जाऊं तो n इक्वल टू 3 के लिए f माने l इक्वल टू 3, ये तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि n इक्वल टू 3 के लिए l
सिर्फ 0 से 2 तक हो सकता है, 0 1 या 2, यानी कि 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है, बट 3f नहीं होगा, है कि नहीं? समझ में आया? किसी को डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? Is this question clear with everyone? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। करेक्ट। सो यहाँ पर A is not allowed. Why is A not allowed? क्योंकि L की वैल्यू के लिए M की वैल्यू -1 से +1 ही हो सकती है, राइट? आई होप सबको आ गया ये आंसर, किसी का कोई गड़बड़ नहीं बचा है? ठीक है, ये वाला बता दो, इस वाले क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल? नॉन परमिसिबल मतलब नॉट अलाउड। करेक्ट। इसमें C विल बी नॉट अलाउड, क्यों? बिकॉज n की वैल्यू 4 के लिए L की अलाउड वैल्यू 0 से n-1 ही हो सकती है, ठीक है? L की वैल्यू 4 अलाउड नहीं रहेगी, 0 1 2 3 तक ही अलाउड है। ऑलराइट, चलो ये आंसर बता दो बेस्ड ऑन द डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल्स, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है थोड़ी देर पहले। डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, याद है आपको? अगर याद है तो आंसर कर पाओगे, अगर नहीं याद है तो एक बार दोबारा डायग्राम दिखा दूंगा। ठीक है, अलोंग द एक्सिस बोला है, नॉट बिटवीन द एक्सिस।
हाँ, हर्षदा, आदित्य, मृण्मयी, आप तीनों का सही है। आदि आपका भी सही है। ऋतुजा आपका भी सही है। एकता नहीं, आपका गलत है। एकता दोबारा देखो, चेक करो। हाँ, प्रणित, उदय, आप लोगों का सही है। राइट भार्गव, राइट अनंत। नहीं निकिता, चेक करो। रिवांशी सही है। अभय गलत है। आशुतोष, विघ्नेश सही है। नहीं एकता, दोबारा चेक करो। याद करो ना इन सबके डायग्राम कैसे थे। ठीक है, डी एक्स वाई का डायग्राम कैसा था? डी एक्स वाई का डायग्राम कुछ इस तरीके से था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड बिटवीन द एक्सिस लोब्स प्रेजेंट थे। ये डी एक्स वाई का डायग्राम था, राइट। तो अलोंग द एक्सिस नहीं है ना लोब्स। याद आया? कौन? एक मिनट, ये आपका डी एक्स वाई का डायग्राम हो गया, है ना। या डी वाई जेड का भी आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा ना। पी जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें दोनों में द ऑर्बिटल्स आर लोकेटेड अलोंग द एक्सिस, नॉट बिटवीन द एक्सिस। अलोंग है यहाँ पर, ये कैसा है यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस हो गया ना। ठीक है, यहां तक का क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? चलो ग्रेट। तो आज के लिए यहाँ तक का डिस्कशन काफ़ी है, इन द सेंस दैट आप लोगों को अब दिक्कत नहीं आएगी एटलीस्ट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स में। इनको यूज करके नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल्स भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फोर्थ क्वांटम नंबर भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओगे, आप लोगों का नेक्स्ट वीक में अगर मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेना हो तो वो कौन से दिन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, ये संडे, संडे का एक्चुअली टाइम टेबल बन गया ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में चलेगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में शाम के टाइम पे? यस यस अच्छा, एंड आप लोगों का उस मतलब सुबह में यू आर सेइंग कि स्कूल का या कॉलेज का क्लासेस होता होगा? ऐसा कुछ रहता है? यस चलो ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक ऐसा करते हैं ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को शाम को 6:30 बजे, सेम जो अपना ये टाइमिंग रहता है। ट्यूसडे 6:30 बजे रख लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, ओके
मैं संजय सर को भी इन्फॉर्म कर दूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। टेंटेटिवली अपने दिमाग में रखना, ट्यूसडे को शाम को एक्स्ट्रा क्लास करेंगे 6:30 बजे, ठीक है। हाँ, मेजर टेस्ट का डेट कब का है आप लोगों का? मेजर टेस्ट का डेट आपको दे दिया क्या? हाँ हाँ, तो ठीक है, अभी मिलेगा आराम से। एटलीस्ट 2 चैप्टर तो होने चाहिए। अच्छा, नवंबर दिसंबर तो तब तक तो काफ़ी सारे चैप्टर हो जाएंगे, बट एक एक मेजर टेस्ट के पहले एक्चुअली जनरली ऐसे एक और टेस्ट रखा जाता है, तो एटॉमिक और मोल 2 चैप्टर तो एटलीस्ट उसमें करवाया जाता है। 2 चैप्टर मैथ्स के, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, वैसा टाइप्स, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन। नेक्स्ट वीक में एक 2 क्लासेस रहेंगी अपनी, तो एक ट्यूसडे को रहेगी और एक रेगुलरली जो फ्राइडे को रहती है वो रहेगी, सही, ठीक है। थोड़ा कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और उसके रिजल्ट्स, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस। अच्छा, किसी को कुछ डाउट वगैरह पूछना है? एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट? फटाफट फटाफट पूछ लो, अभी नडाल जोकोविक का मैच आने वाला है 9 बजे। आप लोगों को तो पढ़ाई करनी है, मुझे मैच देखना है। चलो, ठीक है देन, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मैं नोट शेयर कर देता हूँ आपके साथ इमीडिएटली, अभी शेयर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा बाद में शेयर कर पाऊंगा। चलो, ऑल राइट देन, बाय बाय।